अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर अफशीन अकबर हियर। आई थिंक आई विल स्टार्ट आवर लेक्चर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट वेल्व्स, हार्ट साउंड्स, वेल्वुलर एंड कंजेनिटल हार्ट डिजीज और डिफेक्ट्स, और उसके साथ साथ हम कार्डियक फेलियर को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जो हार्ट साउंड्स हैं, नॉर्मल हार्ट साउंड्स, ठीक है। व्हेन लिसनिंग फॉर नॉर्मल हार्ट विद एन स्टेथोस्कोप, आप कानों को टूटियां लगाएं, स्टेथोस्कोप लगाएं। एंड व्हेन हियर्स एंड साउंड यूजुअली डिस्क्राइब्स अ लुब डुब लुब डुब, जो लुब उस पे साउंड आ रहा है ना, दैट इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ एवी वेल्व्स और एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, या हम कहते हैं इसको कि जी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व्स हैं वो हैं, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ सिस्टली, ट्राइकस्पिड और माइट्रल वेल्व्स हैं। तो दोनों एट्रिया, तो दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो राइट साइड पे जो हमें एक वेल्व नजर आएगी, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में वो ट्राइकस्पिड है। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व है वो माइट्रल वेल्व है। सो माइट्रल वेल्व इज अ लेफ्ट साइडेड वेल्व और ट्राइकस्पिड जो वो राइट साइडेड वेल्व है, लेकिन दोनों जो है वो एट्रियल वेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं। तो उसकी क्लोजर की वजह से जो साउंड आएगा वो है लुब। डुब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व्स एट द एंड ऑफ द सिस्टली। और वो कैसे था कि ये बिगिनिंग ऑफ द सिस्टली था। सिस्टली मतलब वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, अभी हार्ट जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। डुब साउंड जो है वो एसोसिएट कर रहा है क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व्स, या जैसे हम कहते हैं ये एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व है, ठीक है। अब पल्मोनरी वेल्व जो है वो कौन सी वेल्व है, ये भी राइट साइडेड वेल्व है। एओर्टिक वेल्व जो है वो लेफ्ट साइडेड वेल्व है। पल्मोनरी वेल्व से जो ब्लड होता है वो चला जाता है लंग्स में। एओर्टिक से जो ब्लड है वो चला जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, सारी बॉडी को जो है वो सप्लाई होता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सिस्टली। सो लुब इज द फर्स्ट हार्ट साउंड और द सेकेंड हार्ट साउंड इज डुब, ठीक है। वेल्व्स को याद रखना है आपने कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जो ऊपर वाला पोर्शन है, लाइक एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, तो राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वेल्व आ जाती है, लेफ्ट साइड पर जो है वो माइट्रल वेल्व आ जाती है, ठीक है। उसके बाद एओर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व्स जो नीचे के तरफ, ये वेंट्रिकल्स में ये वेल्व मौजूद है। पल्मोनरी वेल्व से ब्लड जो है वो चला जाता है कहाँ पर, लंग्स में, और एओर्टा से चला जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन से। तो जब ये ट्राइकस्पिड और माइट्रल वेल्व जो वो क्लोज होंगी, ये बिगिनिंग ऑफ द सिस्टली, लुब का साउंड आएगा। और उसके बाद जो एओर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व्स व्हेन दे आर क्लोज, दे आर जनरेटिंग अ साउंड ऑफ डुब व्हिच इज सेकंड हार्ट साउंड, ठीक है। क्लोजर ऑफ the valve leaflet has been shown to cause sound due to the blood between the leaflet cushions, the slapping effect of prevent significant sound। होता क्या है, ये जो वेल्व्स होती है ना, उनके ऐसे उनके लीफलेट से बने होते हैं, ऐसे जैसे पत्ते की शक्ल में बने हुए होते हैं। ये जैसे ही ब्लड क्रॉस करता है राइट वेंट्रिकल से, सॉरी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ, तो वो फौरन जो है वो जो लीफलेट है वो एक स्लैपिंग से इफेक्ट देता है कि बहुत बड़ा साउंड प्रोड्यूस ना हो। तो उसकी वजह से, जो स्लैपिंग इफेक्ट की वजह से, जो ब्लड ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, द कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल कॉजेज सडन बैकफ्लो ऑफ ब्लड against the AV valves, tricuspid and mitral valve, causing them to close and bulge toward the atria until the chordae tendineae abruptly stop the blood back bulging। अभी जो जनरेट हो रहा है ना फर्स्ट हार्ट साउंड, ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टली आई है ना, तो सिस्टली में जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो होता है क्या, जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, अब ब्लड कहाँ से आ रहा था, राइट एट्रियम से आ रहा था राइट वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा था ये बैक फ्लो करेगा, ऊपर जो लीफलेट्स है उसको टच करेगा, ठीक है। और उसको टच करने की वजह से वहां पे ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है एट द इनिशियल, और या हम कहते हैं बिगिनिंग ऑफ द सिस्टली, ठीक है। यहाँ पे ये वेल्व्स हमें नजर आ रही हैं, ये राइट एट्रियम है, ठीक है। अच्छा, राइट एट्रियम में फिर ये हमें राइट वेंट्रिकल नजर आ रहा है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये ट्राइकस्पिड वेल्व हमें नजर आ रही है, ठीक है। इसी राइट साइड पे हमें ये पल्मोनरी वेल्व भी नजर आ रही है। इसका मतलब है कि ब्लड जो यहाँ पे राइट एट्रियम में है, जब ये यहाँ से ये सारे बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर ये जब राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से ये ट्रेवल करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये राइट साइड से ये पल्मोनरी वेल्व है, ठीक है, पल्मोनिक वेल्व भी से कहते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे से पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स में चला जाएगा, क्या होने के लिए, ये ऑक्सीजनेटेड होने के लिए चला जाएगा। यहाँ से ये वापस बैक करेगा, ठीक है, कहां पर आएगा ये वापस आएगा जनाब यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम के अंदर। जब ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये माइट्रल वेल्व और मिट्रल वेल्व उसको क्रॉस करते हुए ये आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। अब ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये फिर एओर्टिक वेल्व के थ्रू ये चला जाएगा बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए। अब होता क्या है, ये जो फर्स्ट हार्ट साउंड आया था, राइट एट्रियम से जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड ट्रेवल करता है ना, तो ये जो वेल्व्स है ना, ये वेल्व्स क्लोज हो जाती है ऊपर वाली, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये सिस्टली के अंदर है, बिल्कुल बिगिनिंग है, बिल्कुल सेकंड्स की बात है। हम आगे देखेंगे इसकी टाइमिंग्स की जो ड्यूरेशन है फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड की, बहुत थोड़ी सी है, बड़ी सेकंड्स के अंदर है। जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड जो है ना, ये पुश करके ये बैक, इसका जो ये लीफलेट है, इसको जाके टच करता है, यहाँ पर ये साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। Second heart sound, sudden closure of semilunar valves, the aortic and pulmonary valves at the end of systole. अब ये systole खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे कि जनाब इनकी जो systole है, first heart sound कितनी duration है, 0.14 seconds, and the second heart sound is 0.11 seconds. अब बहुत ही milder duration है ये, जिसके लिए ये फौरन ये sound produce हो रहा है और फिर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो second heart sound जो वो sudden closure हो जाता है semilunar valves का at the एंड ऑफ द सिस्टोली। कौन कौन सी वेल्व्स हैं, ये एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व्स हैं, ठीक है। अब जब ये सेमिल्यूनर वेल्व्स क्लोज हो रही हैं तो ये भी बल्ज करती है टुवर्ड्स द वेंट्रिकल, ठीक है, एंड देयर इलास्टिक स्ट्रेच रिक्वायर्स द ब्लड बैक इनटू द आर्टरीज व्हिच कॉजेस अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रिवर्बरेशन ऑफ द ब्लड बैक एंड फोर्थ बिटवीन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज एंड द सेमिल्यूनर वेल्व्स एंड द वेंट्रिकुलर वेल्व्स। अब होता क्या है, क्योंकि ये ब्लड उसके अंदर आ तो चुका है, ये एंड ऑफ द सिस्टोली था, ठीक है। अब इसकी वजह से था क्या कि ये जो वेल्व्स है, सेमिल्यूनर भी क्लोज थी और ये एओर्टिक भी, एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व भी क्लोज थी, दोनों को हम कलेक्टिवली सेमिल्यूनर वेल्व्स कह रहे हैं। अब इनकी क्लोजर की वजह से, क्योंकि ब्लड इसमें आ चुका है, एंड ऑफ द सिस्टोली थी, ये भी पीछे की तरफ जो है वो बैक फ्लो कर रहा है, ये टच कर रहा है उन्हीं आर्टरीज को भी, एओर्टिक आर्टरीज को भी और एओर्टा को भी, और उसके बाद ये वेंट्रिकुलर वाल्व को भी जो है ये टच कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। फर्स्ट हार्ट साउंड 14 सेकेंड, सेकेंड हार्ट साउंड 11 सेकेंड्स। क्यों, रीजन क्या है कि फॉर द शॉर्टर सेकेंड हार्ट साउंड, इसलिए क्योंकि सेमिल्यूनर वेल्व्स जो होती है ना, वो ज्यादा टॉट होती है, रिजिड होती हैं देन एन एवी वेल्व, सो दे आर वाइब्रेट फॉर अ शॉर्टर टाइम देन डू द एवी वेल्व्स। एवी वेल्व्स भी रिजिड है, लेकिन उसके मुकाबले में यहाँ पे सेमिल्यूनर वेल्व्स है वो मोर रिजिड है, मोर टॉट है, इसीलिए उनकी जो ड्यूरेशन है ना, जो साउंड प्रोड्यूस करेंगे वो ज्यादा कम है। हमें यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो एरियाज हैं चेस्ट वॉल के ऊपर, कि हम एओर्टिक जो है एरिया कौन सा है, पल्मोनिक एरिया कौन सा है, ट्राइकास्पिड एंड माइट्रल। अदरवाइज तो हमें समझ में ऐसा ही आता है कि जी एओर्टा को इधर होना चाहिए, पल्मोनरी को इधर होना चाहिए, इधर ट्राइकास्पिड होना चाहिए, इधर माइट्रल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि जो हार्ट का जो शेप इनसाइड द हार्ट है, इनसाइड द चेस्ट कैविटी है, वो कुछ इस तरह से है जैसे हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन हम उसको चेस्ट वॉल्स पे उसकी जो ऑडिबल एरियाज हैं, ये एओर्टिक एरिया है, ठीक है, ये पल्मोनिक एरिया है जहाँ पे हम पल्मोनरी एरिया, जहाँ पे हम पल्मोनी जो इसका साउंड हियर करेंगे, फिर ये ट्राइकास्पिड और ये माइट्रल आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, the heart sound can be recorded electronically by phonocardiograms even though they cannot be heard with a stethoscope। काफी सारे ऐसे हार्ट साउंड हैं, इस तरह की लुक डुक है फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड जो कि हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। इसके बाद जो कुछ और हार्ट साउंड हैं, थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड भी हैं, जो कि हम इजीली स्टेथोस्कोप के जरिए सुन नहीं सकते, उसके लिए हमें कुछ और इलेक्ट्रिकली हम देखेंगे, फोनोकार्डियोग्राम जो वो यूज करना पड़ता है, जिससे ये मजीद जो हार्ट साउंड सुनने में आ रहे होते हैं, ठीक है। The second heart sound normally has a higher frequency than the first heart sound of two reasons। एक तो taut valves है इसकी, और दूसरी इसकी greater elastic coefficient है of the taut arterial valves that provide and vibrating chambers for the second sound, ठीक है। उसका जो elastic coefficient है, उसका जो area है वो थोड़ा सा ज्यादा है। Third heart sound occurs at the beginning of the middle third of diastole, ठीक है। बहुत वीक रंबलिंग हार्ट साउंड होता है ये थर्ड हार्ट साउंड, बिगिनिंग ऑफ द मिडिल थर्ड ऑफ डायस्टल टू द ऑसिलेशन ऑफ ब्लड बैक एंड फोर्थ बिटवीन द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल। ऐसा लगता है कि एक पाइप से किसी आप ऐसे थैले के अंदर पानी डालें, ठीक है, एक पाइप लें और बड़े से थैले के अंदर उस पाइप को लगा दें और उस पानी को चलाएंगे तो आपको एक आवाज आएगी, ऐसा लगेगा किसी पेपर सैक के अंदर या किसी थैले के अंदर आप पानी डाल रहे हैं किसी भी ट्यूब से, ठीक है, तो उसकी आवाज ही आती है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड होता है, ये अक्सर रिकॉर्डेड होता है फोनोकार्डियोग्राम पे। थर्ड हार्ट साउंड जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है ये बच्चों में, एडोलसेंट्स में, यंग एडल्ट्स में, लेकिन ये जनरली ये इंडिकेट करता है कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर इन ओल्डर एडल्ट,
ठीक है, बच्चों में और यंग में ये नॉर्मली आता है, लेकिन ये सुनने में किससे आता है, ये फोनोकार्डियोग्राम से सुनने में आएगा। लेकिन अगर एल्डर्स में ये मौजूद है, दैट मीन्स दीज एल्डर्स आर हैविंग सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। एक फोर्थ हार्ट साउंड भी है जिसे हम कहते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन साउंड है, ठीक है, इसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एंड इट इज कॉज्ड बाय द इनरशिंग ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। इसमें भी ब्लड जो है वो इनरश करता हुआ आ रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। So fourth heart sound due to atrial contraction for ventricular filling as a result of decreased ventricular wall compliance and increased resistance to ventricular filling। मतलब उसकी compliance कम है और वो filling में भी बड़ा resistance दे रहा है। तो ये fourth heart sound जो है ये भी older patients में होता है with a left ventricular hypertrophy। These two sounds, third and fourth, basically they are not a normal sounds in older subjects, right? लेकिन जो third sound है मैंने आपको बताया था कि ये चिल्ड्रंस में, एडोलसेंट्स में और यंग एडल्ट्स में आता है, लेकिन ये अगर ओल्डर्स में है तो ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर जो है ये शो करता है। ये एरियाज थे चेस्ट सरफेसेस पे। ऑस्कल्टेट अगर हम करें तो नॉर्मल हार्ट साउंड्स हमें सुनने में आते हैं। एओर्टिक एरिया है, pulmonic area है, tricuspid and mitral, aortic upward along with the aorta because of the sound transmission up the aorta। अब ये क्यों थे इस जगह पे कि साउंड की ट्रांसमिशन इन एरियाज में। पल्मोनरी भी, ये पल्मोनरी आर्टरी इस तरफ आ रही है इसीलिए, ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे ना अगर हार्ट की उसमें पिछली डायग्राम में तो हम देखेंगे ये पल्मोनरी जो है ये जा रहा है, वेल्व जा रही है, तो उसकी ट्रांसमिशन जो वो इस एरिया में हो रही है, ठीक है, ठीक हो गया। ट्राइकस्पिड ओवर द राइट वेंट्रिकल एंड द माइट्रल ओवर द एपिक्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये फोनोकार्डियोग्राम के अंदर अगर हम देखें कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये फर्स्ट हार्ट साउंड है, ये सेकंड है, ठीक है, और फिर अगर हम थर्ड हार्ट साउंड की या एट्रियल और फोर्थ हार्ट साउंड की बात करें तो वो हमें मुख्तलिफ, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया उसमें नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ एओर्टिक स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन, एओर्टिक रिगर्जिटेशन माइट्रल से, और पीडीए, पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस, ये कुछ हमें एब्नॉर्मैलिटीज भी नजर आ रही हैं कि इन एब्नॉर्मैलिटीज में भी कुछ साउंड्स हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यूरिंग सिस्टली और डायस्टली के अंदर भी, ठीक है। तो ये हम अभी डिस्कस करते हैं कि ये वेल्वुलर लीजन्स इसे हम कहते हैं। अब अगर इन वेल्व्स के अंदर एओर्टिक और माइट्रल के अंदर आप ज्यादातर देखेंगे कि यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कस करते हैं एओर्टिक और माइट्रल वेल्व्स को ज्यादा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये एओर्टिक और माइट्रल वेल्व्स जो दोनों है ना, ये बेसिकली दोनों कौन सी है, ये लेफ्ट साइडेड वेल्व्स हैं। इन्हीं के अंदर एब्नॉर्मलिटी ज्यादा कॉमन है, ठीक है। अब इन वेल्वुलर लीजन्स में जो मोस्ट कॉमन जो एक फैक्टर है, रूमेटिक वेल्वुलर लीजन्स हैं। ग्रेटर नंबर ऑफ वेल्वुलर लीजन्स रिजल्ट फ्रॉम रूमेटिक फीवर। अब ये रूमेटिक फीवर कैसे होता है? रूमेटिक फीवर जो एक ऑटोइम्यून डिजीज है, अगर हम कहें सब्जेक्ट को रूमेटिक फीवर है तो वो ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है, हार्ट वेल्व्स जो या डैमेज हो जाती हैं, थोड़ी सी टूट फूट का शिकार या बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब ये डिजीज होती कैसे, इनिशिएट होती है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन्स की वजह से। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो है ना वो बेसिकली ग्रुप ए हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोका है। ये बैक्टीरिया जो है वो सोर थ्रोट, गला खराब हो जाए, ठीक है, स्कारलेट फीवर है, या मिडल ईयर का इन्फेक्शन हो जाए, इनकी वजह से ये अगर जरासीम मौजूद हुआ, ये टॉक्सिन्स मौजूद हुए, ये कुछ डिफरेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं against which the person's reticuloendothelial system produces antibodies। अगर किसी सब्जेक्ट को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया इन डिजीजेस की वजह से, ठीक है, तो उसके बाद वो स्ट्रेप्टोकोका काफी सारे प्रोटीन डिजीज जो है वो प्रोड्यूस करता है, और इंसान के अंदर जो रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम मौजूद है वो एंटीबॉडीज के अगेंस्ट बनाना शुरू कर देगा। अब ये जो एंटीबॉडीज बनती है ना, ये क्या करती है, ये स्ट्रेप्टोकोकल प्रोटीन को ही सिर्फ जो है उसके अगेंस्ट नहीं बनती, ये प्रोटीन जो है ये जो बन रही है जो एंटीबॉडीज, ये टिश्यू के और बॉडी के और टिश्यूज के खिलाफ भी काम करती है, एंड देन कॉजिंग अ सिवियर इम्यूनोलॉजिकल डैमेज। And these reactions continue to take place as long as the antibodies persist in the blood 1 year or more। कुछ लोगों के अंदर ये 1 साल तक रहती है और कुछ के जो है वो उससे भी ज्यादा रहती है। अब ये रूमेटिक फीवर किस तरह से डैमेज कर रही है हार्ट वेल्व्स को? डिग्री ऑफ हार्ट वेल्व डैमेज इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द कंसंट्रेशन एंड परसिस्टेंस ऑफ एंटीबॉडीज। कितनी एंटीबॉडीज हैं, कितनी बॉडी ने रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम ने बना छोड़ी उसके खिलाफ। सो अगर किसी सब्जेक्ट को रूमेटिक फीवर है, हेमरेजिक फिब्रिनस एंड बल्बस लीजन्स जो हैं दैट ग्रोइंग अलोंग द इन्फ्लेम्ड एजेस ऑफ हार्ट वेल्व्स, ये हम हार्ट वेल्व्स देख रहे हैं, ये माइट्रल वेल्व लीफलेट है, ये इसका एंटीरियर है और ये इसका पोस्टीरियर लीफलेट है। अब आप देखिए ये बिल्कुल ये फिब्रिनस और ये बल्बस लीजन्स इसके अंदर मौजूद हैं, ये जो है वो रूमेटिक फीवर की वजह से, ठीक है।
माइट्रल वाल्व भी जो है वो ट्रॉमा के उसमें जा रही है। एओर्टिक वाल्व इज द सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट डैमेज, ठीक है। सो हाई प्रेशर वेल्व्स हैं ये, राइट हार्ट वेल्व्स जो हैं दैट इज अ ट्राइकस में पल्मोनरी अफेक्टेड मच लेस सिवियरली ड्यू टू लो प्रेशर स्ट्रेसेस, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता। एओर्टिक में बहुत बड़ा प्रेशर होता है और उसके बाद जो हम देखते हैं माइट्रल पे भी बहुत बड़ा प्रेशर है क्योंकि पूरा पल्मोनरी जो है वो वहां से वो सारा उसमें ब्लड आ रहा है, ठीक है। स्कारिंग भी अगर हो जाए, एक्यूट रोमैटिक फीवर जो है वो भी स्कार टिश्यूज जो है वो प्रोड्यूस करता है। परमानेंटली जो लीफलेट्स होती हैं वेल्व्स की ना वो फ्यूज हो जाती हैं आपस में, ठीक है। अब उसकी वजह से होता क्या, अगर ये परमानेंटली फ्यूज हो गई है, एक दूसरे के साथ एडहेयर हो गई हैं, तो उसे कहते हैं हम कि ये जो वेल्व्स है ना ये स्टीनोज्ड वेल्व्स हैं, मतलब इस हद तक आपस में जुड़ चुकी हैं कि उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा कि ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में ट्रेवल कर सके, ठीक है। इसी तरह से अगर ये वेल्व्स जो हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाए बाय द स्कार टिश्यू, दे कैन नॉट बी क्लोज एज द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, वो क्लोज ही नहीं हो रही, तो उसको कहते हैं ये रीगर्जिटेशन कॉज करेंगे। इसका मतलब कि जो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा ये वापस बैकफ्लो करेगा और बैकफ्लो वापस एट्रिया में जाएगा, ठीक है। जो सुकड़ी हुई वेल्व्स हैं ये रास्ता नहीं देंगी, लेकिन जो रीगर्जिटेटेड डिस्ट्रॉयड वेल्व्स हैं ये क्या करेंगी, ये रास्ता देके वापस कहेंगे जी बैकफ्लो हो जाओ। तो ये इस तरह से इन वेल्व्स में दो तरह के ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब जिन जब सब्जेक्ट्स को वेल्वुलर लीजन्स होती हैं उसके अंदर कुछ हार्ड साउंड्स हमें सुनने में आते हैं चेस्ट वॉल से, ठीक है। उनमें हम कहते हैं ये सिस्टोलिक मर्मर्स भी हैं ये, और इन एओर्टिक स्टेनोसिस, या ये डायस्टोलिक मर्मर्स भी हैं। हो सकता है सिस्टली में सुनने में, हो सकता है डायस्टली में सुनने में है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा से, यहाँ पे सिस्टलिक एरिया है ये डायस्टली के अंदर है। ये जो वेव्स आपको नजर आ रही हैं ना, ये शो कर रही हैं ये ज्यादा वेव्स हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, किसके अंदर, सिस्टली के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कुछ ये वेव्स नजर आ रही हैं, ये भी वेव्स नजर आ रही हैं, फिर हमें नजर आ रहा है कि ये डायस्टली के अंदर कहीं पे प्रॉब्लम है। सो इनिशियली हम अगर एओर्टिक स्टीनोसिस को लेंगे, अगर ये एओर्टिक स्टीनोसिस जो वेल्व्स हैं ये स्टीनोज हो चुकी हैं, ये बड़ी अच्छे तरीके से आपस में ढेर हो चुकी हैं ड्यू टू द स्कारिंग, तो क्या हो जाएगा, एओर्टिक स्टेनोसिस में हमें सब्जेक्ट के जो चेस्ट वॉल पे जो मरमर सुनने में आएंगे वो सिस्टली में आएंगे। सो एओर्टिक स्टेनोसिस और सिस्टोलिक मरमर, ठीक है। अब होता है क्या है कि ब्लड इज इजेक्टेड फ्रॉम अ लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू ओनली अ स्मॉल फिब्रिनस ओपनिंग इनटू एन एओर्टिक वाल्व, ठीक है। अब एओर्टिक वाल्व से बड़ी छोटी सी ओपनिंग रह जाती है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना इंजेक्शन में कि उसको आगे जाना चाहिए, वहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर 300 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आ जाता है, जबकि एओर्टा के अंदर बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो ये नोजल इफेक्ट होता है, ऐसा लगता है बड़ा पुश करके ब्लड जा रहा है वहां पे, जेट कर रहा है वहां पे, ठीक है। तो इसकी वजह से एक टर्बुलेंस आ जाती है एट द रूट ऑफ द एओर्टा। So during systole transmitted throughout the posterior thoracic aorta and even into the large arteries of the neck. अब ये लाउड सा मरमर सुनने में आएगा जब तक कि ये ब्लड गुजर के पूरा वेंट्रिकल के से गुजर के जो है वो वहां से चला नहीं जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है वो इतना ज्यादा ब्लड, क्योंकि ऊपर से आप देखिए ना एट्रिया से तो ब्लड आ रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जमा होना शुरू हो जाएगा, वो 300 मिलीमीटर ऑफ मर्करी में आ जाएगा। लेकिन एओर्टा में नीचे देखिए कि वहां पे प्रेशर इतना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर सारे एओर्टिक वाल्व से ऊपर ऊपर मौजूद है। ये स्टेनोसिस है, एओर्टिक वाल्व जो है वो जगह नहीं दे रही कि ब्लड आगे एओर्टा में जा सके, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो साउंड हार्श होता है ना, जैसे सिवियर स्टेनोसिस के अंदर, ठीक है, वो इस हद तक हार्श साउंड होता है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट से कुछ फीट्स अवे भी खड़े हुए आपको साउंड सुनने में आएगा उन सब्जेक्ट्स के अंदर। और सिमिलरली ये जो साउंड वाइब्रेशन, अगर आप किसी सब्जेक्ट की चेस्ट वॉल पे हाथ रखेंगे, द लोअर नेक, यू विल फील दिस वाइब्रेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज थ्रिल। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट की चेस्ट वॉल पे हाथ रख के अगर उसको फील कर रहे हैं तो वो थ्रिल कहलाएगी। अगर आप स्टेथोस्कोप से या कुछ फीट अवे भी रख के वो सुन सकते हैं तो वो मरमर कहलाता है, ठीक है। सो एओर्टिक स्टेनोसिस, सिस्टोलिक मरमर, ठीक है। उसके बाद डायस्टोलिक मरमर और एओर्टिक रिगर्जिटेशन। अब एओर्टिक वाल्व जो है ना, उसकी लीफलेट्स जो है वो टूट फूट का शिकार है। आराम से ब्लड तो जा रहा है लेकिन ये बैकफ्लो करेगा फ्रॉम अ हाई प्रेशर एओर्टा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब एओर्टा में तो प्रेशर बहुत हाई होता है, ठीक है, तो वहां से ये क्या करेगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा एंड कॉजिंग अ ब्लोइंग मर्मर एट अ रिलेटिवली हाई पिच विद अ स्विशिंग क्वालिटी, जैसे सीटीसी बजा रहे होते हैं, and heard maximally over the left ventricle, ठीक है। and this murmur result from the turbulence of blood jetting backward into the blood already in the low pressure diastolic left ventricle.
जब स्टीनोसिस होगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वो प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन जब रिगर्जिटेशन होगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर कम हो जाता है और एओर्टा में प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये हम देखेंगे एओर्टिक रिगर्जिटेशन, तो ये हमें यहाँ पे डायस्टली के अंदर जो है ये प्रेशर साउंड जो है वो सुनने में आ रहा है। फिर हम माइट्रल रिगर्जिटेशन में आ जाते हैं, अगेन सिस्टोलिक मर्मर। माइट्रल रिगर्जिटेशन में भी क्या है, रिगर्जिटेशन में ये भी ब्लड फ्लो बैकवर्ड कर रहा है थ्रू द माइट्रल वाल्व इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अब ये ऊपर वाली जो वाल्व है माइट्रल वाल्व वो खराब हो चुकी है। ठीक है, तो ये माइट्रल वाल्व है, ये लेफ्ट एट्रियम में वापस बैकफ्लो कर रहा है। पहले कौन सी वाल्व खराब थी, एओर्टिक वाल्व थी, तो ये एओर्टा में बहुत हाई प्रेशर था। अब कह रहे हैं जनाब ये माइट्रल वाल्व खराब है। तो अगर ये माइट्रल वाल्व के अंदर प्रॉब्लम है तो माइट्रल वाल्व की वजह से हम देखेंगे ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लोइंग सा, ये भी स्विशिंग सा साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, द साउंड ऑफ माइट्रल रिगर्जिटेशन ट्रांसमिटेड टू द चेस्ट वाल्स मेनली थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एपेक्स ऑफ द हार्ट। तो इनके सिर्फ एरियाज अलग अलग हैं, इसी वजह से हम इसको इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद माइट्रल स्टेनोसिस आ जाती है। अगर आप माइट्रल वाल्व की कोई साउंड सुनना चाहेंगे आप इधर आएंगे, आप एओर्टिक एरिया के जो साउंड सुनना चाहेंगे आप इस तरफ जो है वो स्टेथोस्कोप रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड जो ये लो प्रेशर एरियाज में मतलब काउंट हो रहे हैं, तो इनकी ज्यादातर जो है वो वाल्व्स का इतना प्रॉब्लम नहीं है, एओर्टिक का है और माइट्रल का है। फिर हम एओर्टिक और माइट्रल में ये देखेंगे कि आइदर ये सिस्टोलिक मर्मर है या डायस्टोलिक मर्मर है, उससे हम इसीलिए इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, mitral stenosis, blood passes with a difficulty through the stenosed mitral valve from a left atrium into a left ventricle. अब यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में जो है वो वैसे जो प्रेशर है वो seldom rises above the 30 millimeter mercury. A large pressure differential forcing blood from the left atrium to the left ventricle does not allow. लेकिन abnormal heart sound जो है ना वो mitral stenosis में weak and very low weak frequency का होता है, जो ये हमें सुनने में आ रहा होता है माइट्रल स्टेनोसिस। अब देखेंगे ना इसकी साउंड बहुत वीक सा एक ये साउंड है, एरिया है, हम डायस्टोली में आके इसको सुन सकते हैं। सर्कुलेटरी डायनामिक्स में क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं अगर किसी सब्जेक्ट को एओर्टिक स्टेनोसिस है या एओर्टिक रिगर्जिटेशन है। ठीक है, सो इन एओर्टिक स्टेनोसिस द कॉन्ट्रैक्टिंग लेफ्ट वेंट्रिकल फेल टू एम्प्टी, whereas the aortic regurgitation blood flow backward into the ventricle from the aorta। ठीक है, ईदर केसेस, दोनों केसेस में जो स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारी कंपनसेशन होना शुरू हो जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी करना शुरू कर देगा। ठीक है, और हाइपरट्रॉफी करने की वजह से हम देखेंगे कि जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो मास है ना वो 4 to 5 फोल्ड इंक्रीज हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, एओर्टिक वाल्व सीरियसली स्टेनोज्ड हो जाए तो हाइपरट्रॉफिक मसल जो है ना वो अलाउ करता है लेफ्ट वेंट्रिकल को डेवलप एज मच एज 400 मिलीमीटर ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर एट सिस्टोलिक पीक। ठीक है, और अगर किसी सब्जेक्ट को हम देखते हैं कि सिवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, हाइपरट्रॉफिक मसल अलाउ अ लेफ्ट वेंट्रिकल टू पंप अ स्ट्रोक वॉल्यूम एज ग्रेट एज 250 मिलीलीटर। ठीक है, ये 3/4 of this blood return to the ventricle during diastole and only 1/4 flow through the aorta to the body। ठीक है, तो इसकी वजह से ये कंपनसेटरी या सर्कुलेटरी डायनामिक्स में चेंजेस आ रही है कि जी अगर यहाँ पे स्टेनोसिस है तो वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा कर दिया, रिगर्जिटेशन है तो आप स्ट्रोक वॉल्यूम को ज्यादा करना शुरू कर देता है हार्ट। बेसिकली ये हो क्या रहा है कि ये हाइपरट्रॉफिक मसल है, फाइनली ये फेलियर में चला जाएगा, अभी तो ये कंपनसेशन कर रहा है। अब एक और एक कंपनसेशन जो है वो डैमिनिश नेट पंपिंग है लेफ्ट वेंट्रिकल का, दैट कॉजेस इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम क्यों हो रहा है, इनिशियल स्लाइट डिक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर। पेरिफेरली जो सर्कुलेटरी रिफ्लेक्सेस हैं वो इंड्यूस्ड करते हैं बाय द डिक्रीज इन प्रेशर, वो शुरू हो जाते हैं जब देखते हैं कि प्रेशर कम है तो फौरन अपना काम शुरू कर देते हैं। ये सारे मैकेनिज्म मिलके क्या करेंगे, यूरिन आउटपुट को कम कर देंगे, that causing blood volume to increase, mean arterial pressure return to the normal, RBC का जो mass है वो भी eventually increase करेगा because there is a slight degree of hypoxia, and increase in blood volume tend to increase the venous return। तो ये basically क्या करे कि left ventricle जो वो pump करे extra power to overcome the abnormal pumping dynamics। ठीक है, तो वो उसको extra काम कराएगा। So here increase in blood volume in these circumstances। अब जो एओर्टिक वेल्वुलर लीजन्स हैं एओर्टा की, दैट आर एसोसिएटेड विद इनएडिक्वेट कॉर्नरी ब्लड फ्लो, स्टेनोसिस हो जाए एओर्टिक वाल्व की, वेंट्रिकुलर
must develop a high tension to create a high intraventricular pressure. ये हम बात कर चुके थे कि जी इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर ज्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब उसकी वजह से हो क्या रहा है, हाई वॉल टेंशन ऑफ द वेंट्रिकल कॉजेस मार्क डिक्रीज इन कॉर्नरी फ्लो। अब होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड ज्यादा आ जाता है तो क्या करता है, वो जो कॉर्नरी आर्टरीज है ना उसको सप्रेस करना शुरू कर देता है, उसको जो दबाना शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से होता है क्या, कॉर्नरी फ्लो कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद left eventual failure of the left ventricle and the development of pulmonary edema. अब pulmonary edema हम किसको कहते हैं कि ये जो lungs है, ठीक है, उसके अंदर पानी जमा हो जाए alveoli के अंदर। कैसे होगा, अर्ली स्टेजेस जब होती है ना एओर्टिक स्टेनोसिस की, एओर्टिक रिगर्जिटेशन की, ये इंट्रिंसिक एबिलिटी है लेफ्ट वेंट्रिकल की टू अडॉप्ट करे इंक्रीजिंग लोड, वो ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर जो है वो ब्लड को जमा कर लेता है, प्रिवेंट सिग्निफिकेंट एब्नॉर्मलिटीज इन सर्कुलेटरी फंक्शन ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग रेस्ट। ये शुरू में तो बड़ी कोशिश करता है कि जनाब ये कंपनसेट करे और इन सारी चीजों को जो है ओवरकम कर दे। लेकिन जब ये एओर्टिक स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन जो वो कंसिडरेबल डिग्री में इंक्रीज हो जाते हैं, बिफोर द पर्सन नोज ही और शी इज इन सीरियस हार्ट डिजीज, वो रेस्ट में चला जाता है सब्जेक्ट, शुरू में ही हम उसको रेस्ट एडवाइस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में होता है क्या है, रेस्टिंग में भी जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर है ना वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। पर्सन विद एओर्टिक स्टेनोसिस लेफ्ट left atrial pressure above 25, ठीक है। अब जैसे ये एओर्टिक वेल्व्स जो वो डैमेज हो रही हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल फाइनली कैन नॉट कीप अप विद द वर्क डिमांड, वो लेफ्ट वेंट्रिकल इतना काम नहीं कर सकता। फाइनली एज अ कॉन्सिक्वेंस लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट फॉल हो जाएगा, और जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जमा हो रहा है, ये लेफ्ट एट्रियम में जमा होने के साथ साथ ये पीछे लंग्स में भी जाएगा, एंड बिहाइंड दिस फेलिंग लेफ्ट वेंट्रिकल अब काम नहीं कर पा रहा। सो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो है वो राइज करना शुरू कर देता है एट अ मीन लेफ्ट एट्रियल प्रेशर अबव 25 to 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सो यहाँ पर सीरियस एडिमा जो है ना लंग्स में डेवलप होना शुरू हो जाता है। बेसिकली ये आ कहां से रहा है, एओर्टिक वाल्व की डैमेज है। एओर्टिक वाल्व जब डैमेज होगी तो ब्लड आगे की तरफ नहीं जाएगा, ये रीगर्जिटेट कर रहा है, ये बैकफ्लो कर रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल ने अपनी साइज बड़ी कर ली, हालांकि उसने कंपनसेटरी काम किया है। अब उसकी साइज इंक्रीज होने से, उसकी डायलेशन होने की वजह से कार्डिक आउटपुट भी फॉल कर गया, और ब्लड जो है वो पीछे डैम्प अप हो रहा है इनटू लेफ्ट एट्रियम, और वहां से वो लंग्स में जा रहा है। और हियर दिस सब्जेक्ट हु हैव एन aortic valve lesions develop an severe edema, ठीक है। अच्छा, डायनामिक्स माइट्रल स्टेनोसिस एंड माइट्रल रिगर्जिटेशन में, अब जब माइट्रल स्टेनोसिस है, ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल इज इंपीडेड, वो नहीं आ पा रहा। इन पर्सन विद माइट्रल रिगर्जिटेशन सच एज ब्लड दैट हैव फ्लोड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग डायस्टोली लीक्स बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम during the systole rather than being pumped into the aorta. अब ये हो क्यों रहा है, क्योंकि regurgitation है, ये again backflow कर रहा है। These condition reduces net movement of blood from the left atrium into left ventricle. Regurgitation हो रही है तो उसकी वजह से होगा क्या, जब अगला ब्लड जो आगे गया वही बैकफ्लो कर रहा है, तो पीछे से और लेफ्ट एट्रियम ने क्या ही ब्लड भेजना है इतना ज्यादा, उसकी नेट मूवमेंट कम होना शुरू हो जाती है। अगेन यहाँ पे भी पल्मोनरी एडिमा जो है वो डेवलप होगा, बिल्डअप ऑफ ब्लड इन द लेफ्ट एट्रियम and causes progressively increased left atrial pressure and development of severe pulmonary edema. और ये lethal edema does not occur until the mean left atrial pressure rises above 25 millimeter of mercury and sometimes as high as 40 millimeter of mercury, because the lung lymphatic system भी यहाँ पे एक आके रोल प्ले करता है। वो क्या करता है कि वो फौरी तौर पे एक्स्ट्रा जो वाटर या जो ब्लड आ रहा होता है उसको फौरन जो लिम्फेटिक्स में डाल देता है। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे लेफ्ट एट्रियल प्रेशर 40 से भी अबव चला जाएगा तो लिम्फेटिक्स भी फेल हो जाएंगी, ठीक है। अब जब लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज होना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे ये एट्रियल फिब्रिलेशन कॉज भी करता है। प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट एट्रियम इंक्रीजेस द डिस्टेंस ऑफ कार्डियक इलेक्ट्रिक एक्साइटेटरी इंपल्सेस मस्ट ट्रेवल इन द एट्रियल वाल्व। अब क्या हो गया, एट्रिया की साइज बड़ी हो गई है, तो वहां पर जो हमने देखा है पहले, जब हम इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं पहले भी, कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आ रही हैं एस से एवी, एवी से परकंजी, उनका भी ड्यूरेशन बड़ा हो जाएगा। इट कैन कॉज एन एट्रियल फिब्रिलेशन हियर, ठीक है। सो डेवलपमेंट क्या करवा रही है ये, एक्साइटेटरी सिग्नल और सर्कस मूवमेंट्स की, ठीक है। लेट स्टेजेस जो होते हैं माइट्रल वेल्व डिजीज की, स्पेशली इन द माइट्रल स्टेनोसिस, एट्रियल फिब्रिलेशंस ऑफन occur and this development further reduces the pumping effectiveness of the heart and causing further
कार्डियक डिबिलिटी। अब जब वो एट्रिया है फिब्रिलेशन के अंदर तो वो और भी इसकी पंपिंग इफेक्टिवनेस को कम कर देगा और कार्डियक जो है उसकी जो एबिलिटी है वो और कम हो जाएगी। इसकी कंपनसेशन में क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट फॉल करता है ओनली मिनिमली अंटिल द लेट स्टेज ऑफ माइट्रल वैल्वुलर डिजीज। ये कंपनसेट कर रहा है कि उसने उसको और कम कर दिया, ठीक है। इसकी कंपनसेशन में हुआ क्या था कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था, वेनस रिटर्न इंक्रीज हो गया था, ठीक है, और सॉल्ट एंड वाटर की एक्सक्रीशन किडनी नहीं कर रही थी, ठीक है, इसीलिए ये सारी कंपनसेशन जो वो प्रोड्यूस हुई इसके अंदर। एओर्टिक वैल्वुलर लीजन, exercise can cause acute left ventricular failure. Patient with aortic valvular lesions, exercise को subject कहते हैं acute left ventricular failure followed by an acute pulmonary edema can cause. ठीक है, patient with a mitral disease, exercise can cause so much damming of blood in the lungs that a serious, even a lethal edema occurs in as little as in 10 minutes. So ऐसे सब्जेक्ट जो हार्ट डिजीज के सब्जेक्ट उनको हम एक्सरसाइज एडवाइस नहीं करते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल सर्कुलेटरी डायनामिक्स होते हैं कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के अंदर भी, ठीक है। अब इसमें एनामलीज अगर हम देखें स्टेनोसिस के अंदर भी, तो एनामलीज में जो वो लेफ्ट टू राइट शंट भी होते हैं और राइट टू लेफ्ट शंट्स भी मौजूद होते हैं। एंड द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट स्टेनोटिक लीजन्स कॉजेस कार्डियक हाइपरट्रॉफी, कार्डियक मसल इस्कीमिया, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट एंड अ टेंडेंसी टू डेवलप सीरियस पल्मोनरी एडिमा। अगर किसी सब्जेक्ट को जो है वो ब्लड वेसल्स में कुछ मेलफॉर्मेशंस हैं और फीटल लाइफ से, तो उसे कहते हैं कि ये कंजेनिटल एनेमली है उस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। 3 मेजर टाइप की कंजेनिटल एनेमलीज मौजूद होती हैं, ठीक है। एक तो स्टेनोसिस हो जाती है, लेफ्ट टू राइट शंट है, राइट टू लेफ्ट शंट है, ठीक है, और स्टेनोटिक लीजन्स जो है दैट कॉजेस कार्डियक हाइपरट्रॉफी, मसल इस्कीमिया, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट एंड अ सीरियस पल्मोनरी एडिमा, ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक कंजेनिटल स्टेनोसिस जो एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा भी होता है, ये हम पहले भी एक लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टीरियल प्रेशर जो है ना अपर पार्ट ऑफ बॉडी, ये जो है वो ज्यादा होता है और जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है उस पर ये आर्टीरियल प्रेशर जो कम होता है। क्यों होता है कि जो एओर्टिक जो अपर पार्ट जो एओर्टा है ना उसके ऊपर जो है हम देखते हैं कि वहां पर जो है वो एक कंस्ट्रक्शन आ चुकी होती है अबव द लेवल ऑफ द कॉर्टेशन, वहां पर एक कंस्ट्रक्टर मौजूद होता है। उस कंस्ट्रक्टर की वजह से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में जो है वो मौजूद जो आर्टीरियल प्रेशर वो ज्यादा होगा और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में जो आर्टीरियल प्रेशर कम होगा। पैटर्न डक्टस आर्टीरियोसिस अक्सर आपने सुना होगा कि ये बच्चे के दिल में सुराख है, ड्यूरिंग फीटल लाइफ लंग्स होते हैं वो कोलैप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है, जब फीटल लाइफ होती है तो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है ना वो उस वक्त जो एओर्टा होता है उसके अंदर प्रेशर कम होता है बेसिकली, और लंग्स की जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है ना उनके अंदर प्रेशर बहुत हाई होता है इन फीटल लाइफ। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना और फौरन बच्चा इलास्टिक रिकॉइल्स काम करती है, बच्चा एक सांस लेता है, तो होता है क्या कि पल्मोनरी प्रेशर्स डाउन हो जाते हैं और एओर्टिक प्रेशर जो वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे एओर्टिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो एक वहां पर हम देखते हैं कि एक पेटेंट एक आर्टरी होती है जिसे हम डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं बेसिकली, क्योंकि ये लंग्स को बाईपास करता हुआ ये डायरेक्ट एओर्टा में चला जाता था ये ब्लड, क्योंकि ये प्लेसेंटा के थ्रू ही ऑक्सीजनेटेड हो जाता था। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता था तो उसकी वजह से जैसे एक लंबा सांस लेता था तो एओर्टा ने अब डायरेक्ट जो वो ब्लड थ्रू लंग्स उसको भेजना था, तो एओर्टिक ब्लड की वजह से वो बैकफ्लो की वजह से वो पीरियड विद इन 1 आवर एंड कुछ डेज में वो डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो जाता था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे 1 in 5500 ऐसे बच्चे भी थे, 5500 बच्चों में एक बच्चा ऐसा होता था जिसका ये जो आर्टरियोसिस जो ये डक्टस आर्टरियोसिस है वो क्लोजर नहीं होता था उसका, ठीक है। तो उसकी क्लोजर ना होने की वजह से क्या होता था कि ये अगेन ब्लड जो है वो बाईपास करता हुआ जो है वो उस पीडीए के जरिए, इसका मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बाईपास करता हुआ दोबारा एओर्टा में जा रहा था। एक्चुअली तो इस डक्टस को क्लोज हो जाना चाहिए था। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एओर्टा है, ठीक है, और ये हमने देखा ये पल्मोनरी आर्टरी है। यहाँ इन दोनों के बीच में एक डक्टस आर्टरियोसिस है। ये फीटल लाइफ में तो काम करता है क्योंकि लंग्स तो कोलैप्स होते हैं फीटल लाइफ में, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है ना तो ये क्लोज हो जाता है, जैसे यहाँ ये जगह क्लोज हो जाती है क्योंकि अब ब्लड जो है वो डायरेक्ट एओर्टा के अंदर जा रहा होता है, इसके थ्रू नहीं जाएगा, वो वेंट्रिकल से एओर्टा में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लड है जो लंग्स में आ रहा है, जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, उसने तो अब पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स में चले जाना है जब बच्चा पैदा हो जाएगा।
लेकिन होता क्या है कि ये पैटर्न रह जाता है, ये क्लोज नहीं हो रहा, और यहाँ से अगेन वही सेम रूट है। इस सेम रूट होने की वजह से क्या होगा कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एओर्टा के अंदर जाता जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से फाइनली हम देखेंगे कि बच्चे को जो ये प्रॉब्लम हो जाता है। ये एक बच्चा होता है 5500 बेबीज में, ठीक है। डक्टस डज नॉट क्लोज एंड कॉजिंग अ कंडीशन नोन एज पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस। इसके अंदर होता क्या है, अर्ली मंथ ऑफ लाइफ जो होती है ना, बिल्कुल ड्यूरिंग द अर्ली मंथ ऑफ इन्फेंट लाइफ, उसमें तो इस बच्चे को इतना ज्यादा एबनॉर्मल फंक्शन सिवियरली नहीं होता, लेकिन जैसे ये बच्चा ग्रो करना शुरू कर देता है, बड़ा होता चला जाता है, यहाँ पे इसको काफी प्रॉब्लम्स आना बच्चे को शुरू हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि पंपिंग एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, बैकफ्लो कर रहा है ब्लड, ठीक है, बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द एओर्टा इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, तो ये बेसिकली ये नॉर्मल रूट नहीं था, ठीक है। So high aortic blood pressure usually causes the diameter of partially open ductus to increase. अब क्योंकि aorta का तो प्रेशर बहुत बड़ा हाई है ना, वो और उसको वो जो डक्टस है ना उसको और बड़ा करता चलेगा और कंडीशन बच्चे की और वर्स होती चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, मेजर इफेक्ट्स जो पीडीए के हैं इन पेशेंट, डिक्रीज कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी रिजर्व, लेफ्ट वेंट्रिकल पंपिंग जो वो 2 to more times नॉर्मल देन कार्डियक आउटपुट से ज्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये फाइनली क्या करता है, ये हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट हो जाएगी, ठीक है, अबाउट 4 to 7 टाइम्स नॉर्मल, ये जो हार्ट है उसकी भी साइज बड़ी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये पीडीए के अंदर जो हमें साउंड सुनने में आ रहा होता है उसे हम कहते हैं ये मशीनरी मरमर है। अगर हम पीछे वाली डायग्राम में दोबारा जाएं, उसको रिकॉल करें, ठीक है, पीडीए के अंदर ये पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस, ये मशीनरी मरमर का मतलब ये है कि ये सिस्टली और डायस्टली सारों में आपको सुनने में आएगा, ये दोनों फेजेस में होगा, ठीक है, सिस्टली में भी होगा और ये डायस्टली के अंदर भी मौजूद होगा, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं ये मशीनरी मरमर है, ये अब मुसलसल आपको सुनने में आएगा और ये सिस्टली और डायस्टली दोनों में मौजूद होगा। टेट्रालजी ऑफ फैलेट, ये राइट टू लेफ्ट शंट है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज है ना ब्लू बेबीज, इसमें भी क्या करता है, ब्लड बाईपास करता है द लंग्स, द एओर्टिक ब्लड, मेनली अनऑक्सीजनेटेड वीनस ब्लड। इन दिस कंडीशन 4 abnormalities ऑफ हार्ट अकर साइमल्टेनियसली, 4 प्रॉब्लम्स होते हैं। एओर्टा जो होता है ना वो ओरिजिनेट करता है राइट वेंट्रिकल से रेदर देन द लेफ्ट। एओर्टा को कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर वो राइट से ओरिजिनेट हो रहा है। जब ये राइट से ओरिजिनेट होगा तो पल्मोनरी आर्टरी जो है ना वो स्टीनोज होती है इसके अंदर, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी स्टीनोज होगी तो सारा का सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बजाय कहाँ चला जाएगा, एओर्टा में, विच इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ठीक है। और तीसरी इसमें जो प्रॉब्लम होती है, ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल फ्लोज ईदर थ्रू अ वेंट्रिकुलर सेप्टल होल इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड देन इनटू एन एओर्टा एंड डायरेक्टली इनटू एओर्टा विद एन ओवरराइड्स दिस होल। उसके अलावा चौथा इसमें प्रॉब्लम जो वो राइट साइड ऑफ द हार्ट मस्ट पंप लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ब्लड अगेंस्ट द हाई प्रेशर इन द एओर्टा। अब क्योंकि एओर्टा राइट साइड पे, उसको राइट साइड वो हाई प्रेशर एरियाज में आ गया, ठीक है, तो वहां पे जो इसका मस्कुलेचर है वो भी डेवलप हो जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल जो वो इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। So shunting of blood past the lung without its being oxygenated. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठ उठ के जो है वो कहाँ जाएगा, वो एओर्टा में जाना शुरू कर देगा, क्योंकि एओर्टा कहाँ पर आ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। डायग्नोसिस इसकी जो टेट्रालजी फॉलिज बेस्ड अपॉन बेबी की स्किन जो है वो साइनोटिक ब्लू बेबी, हाई सिस्टोलिक प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल, रेडियोलॉजिकली हम देखेंगे इन लार्ज राइट वेंट्रिकल। अगर हम उस सब्जेक्ट की एंजियोग्राम कराएंगे तो वहां पे भी एबनॉर्मल ब्लड फ्लो जो है ना थ्रू द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टल होल, ये जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टल है ना उसका होल वो नजर आ जाएगा, ये ओवरराइडिंग एओर्टा नजर आ जाएगा। इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट है टेट्रालजी ऑफ फैलेट्स की, जिसे हम ट्रीट करते हैं विद सर्जरी। अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस है या जो क्लोज सेप्टम की वजह से उसको हम क्लोज कर देंगे तो ये सर्जिकली जो है ये सेट हो जाता है। कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज जो है ना बेसिकली इतनी कॉमन नहीं है, ठीक है, अकरिंग 8 to 1000 लाइव बर्ड्स में हो रही है, ठीक है। डिफेक्ट पर्टिकुलरली प्रोन टू डेवलप देन द एक्सपेक्टेंट मदर कॉन्ट्रैक्टेड विद द जर्मन मीजल्स। किसी प्रेग्नेंट माँ को अगर जर्मन मीजल्स हो जाए तो उसके बच्चे में जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो ये कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं हेरिडिटी में भी होते हैं। सेम डिफेक्ट हैज बीन शोन इन आइडेंटिकल ट्विन्स एज वेल एज द सक्सीडिंग जनरेशंस, हर जनरेशन में ये प्रॉब्लम आता रहेगा, ठीक है, ये भी इस तरह भी नजर आया। अच्छा, इसको भी ज़ाहिर है वो से ट्रीट किया जाए। कार्डिक फेलियर,
सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो फिजिशियंस ट्रीट कर रहे हैं वो हार्ट फेलियर की कार्डियक फेलियर एंड द दिल्ली कंपनी करदा, तो वो हार्ट फेलियर के लिए फिजिशियंस और कार्डियोलॉजिस्ट के पास काफी सारे लोग जा रहे होते हैं, ठीक है। तो हार्ट कंडीशन रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप, इसमें क्या होता है हार्ट की क्वालिटी कम हो जाती है, बेचारा पंप ही नहीं कर पाता, तो बॉडी की नीड्स पूरी नहीं होती, उसको पूरा ब्लड नहीं मिलता। डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम, डैमेज्ड कॉर्नरी ब्लड फ्लो, फेलियर कैन ऑल्सो कॉज बाय डैमेज हार्ट वेल्व भी खराब हो गई है, विटामिन बी डेफिशिएंसी आ गई है इसके अंदर, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है, या कोई एक्सटर्नल प्रेशर है अराउंड द हार्ट, प्राइमरी कार्डियक मसल डिजीज हो, एबनॉर्मेलिटीज भी हो सकती हैं इसके अंदर बहुत सारी, हाइपो इफेक्टिव हार्ट भी हो सकता है, बहुत सारी कॉजेज एंड दैट लीड्स टू हार्ट फेलियर और कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर में जो हम देखें सर्कुलेटरी डायनामिक्स में एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ मॉडरेट कार्डियक फेलियर्स, इसमें हम देखेंगे रिड्यूस कार्डियक आउटपुट है, डैमिंग ऑफ ब्लड इन द वेन्स रिजल्टिंग इंक्रीज वीनस प्रेशर, ठीक है, ब्लड जो वो वेन्स में जमा हो जाए, progressive changes heart pumping effectiveness at different times, acute myocardial infarctions are shown graphically। अब हम देखते हैं इसमें, यहाँ पर हम इस डायग्राम में देखेंगे ये राइट एट्रियल प्रेशर है, ठीक है, और ये कार्डियक आउटपुट है, रेड जो है ये नॉर्मल हार्ट है, ये इसका नॉर्मल राइट एट्रियल प्रेशर हो गया, पार्शियली रिकवर्ड हार्ट, डैमेज्ड हार्ट और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन या एक्यूटली डैमेज्ड हार्ट। अब आप देखें जब एक्यूटली डैमेज्ड हार्ट है तो उसकी आप इफेक्टिवनेस देखें, उसका राइट एट्रियल प्रेशर देखें, आप यहाँ पर देखेंगे डैमेज हार्ट है या जिसे आप मेडिसिन दे चुके हैं कुछ बेहतर हो गया, ये जो ग्रीन लाइन नजर आ रही है आप देख रहे हैं कि ये रिकवर्ड हार्ट है, ये थोड़ा सा और बेहतरी की तरफ जा रहा है, इसका प्रेशर कुछ बेहतर हो रहे हैं, ठीक है, इसका कार्डियक आउटपुट थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, वरना तो कार्डियक आउटपुट बिल्कुल डिक्रीज हो गया था एक्यूटली डैमेज हार्ट के अंदर। फिर आप इन सब्जेक्ट्स को जो है हम देखते हैं कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आ गई, थोड़ा सा काम शुरू हो गया, इसका बेहतरी की तरफ आ गया, ठीक है, आप अब देखें अब ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के साथ साथ अलॉन्ग विद द मेडिसिन इसने रिकवर किया, आपने देखा इसका ग्राफ और बेहतर हो गया, ठीक है। कंपनसेशंस ऑफ एक्यूट कार्डियक फेलियर बाय द सिंपैथेटिक नर्वस रिफ्लेक्सेस, अब किसी सब्जेक्ट का कार्डियक फेल हो गया है क्योंकि, तो सबसे पहले जो है कार्डियक आउटपुट तो कम हुआ, उसका बैरोरिसेप्टर्स ने काम किया, कीमोरिसेप्टर्स ने काम किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्कीमिक रिस्पांस ने काम किया, इवन द रिफ्लेक्सेस दैट ओरिजिनेट इन द डैमेज्ड हार्ट ये कंट्रीब्यूट करते हैं कि एक्टिवेट हो जाए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना ये स्ट्रांगली स्टिमुलेट करता है विद इन फ्यू सेकंड्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिग्नल्स जो वो फौरन इनहिबिट हो जाएंगे जो कि कार्डियक हार्ट रेट को कंट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं। स्ट्रॉन्ग सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है ना वो हार्ट की पेरिफेरल मस्कुलेचर के वैस्कुलेचर पे इफेक्ट देगा, वो उसकी कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। नंबर 1 पे तो ये आ गया। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीजेस वीनस रिटर्न, उसने वीनस रिटर्न को भी इंक्रीज करता है कि उसके पास ज्यादा ब्लड आए, वो सिंपैथेटिक अपना काम करे। इंक्रीज टोन ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द सर्कुलेशन, ठीक है। इंक्रीज फिलिंग प्रेशर अगर सिंपैथेटिक आ गया, so damaged heart become primed with a more inflowing blood than usual, and the right atrial pressure still rises further which help the heart to pump still larger quantities of blood, ठीक है। और उसके बाद इस सर्कुलेटरी स्टेट में हम देखते हैं कि ये सी ऑप्शन पे आ जाता है जो इस डायग्राम में देखा था, ये बेहतरी की तरफ आ गया, सिंपैथेटिक स्टिमुलेट रिफ्लेक्सेस आ गए सारे, ये उसके बाद फिलिंग थोड़ी बेहतर हो गई इसकी, ठीक है, ये इस डैमेज हार्ट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन पे आ गया। उसके बाद हमने देखा था कि सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस के बाद ये फौरी तौर पर जो है वो ये और बेहतरी की तरफ आ रहा है विद जो है वो रिकवर्ड हार्ट की तरफ। Chronic stage of failure, fluid retention and compensated cardiac output. After the first few minutes of acute heart attack, the prolonged semi-chronic state begins. 2 events होते हैं, retention of fluid by the kidneys and varying degree of recovery of the heart itself over a period of weeks to month, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, उसको कंपनसेट करने के लिए रिफ्लेक्सेस आ गए, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या काम और आ रहा है, किडनी ने भी रिटेन करना शुरू कर दिया कि जी ये फेलियर के अंदर है, इसके प्रेशर्स कम है तो सॉल्ट एंड वाटर रिटेन करो और इसका जो वो आउटपुट को इंक्रीज कराएं, ठीक है। उसके बाद रीनल रिटेंशन में लो कार्डियक आउटपुट हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन रीनल फंक्शन, समटाइम्स कॉजिंग एनयूरिया, मतलब सब्जेक्ट जो है वो यूरिन ही पास नहीं करता, ठीक है। जब पेशेंट का कार्डियक आउटपुट जो है वो 50 से 60% नॉर्मल से नीचे चला जाए, ठीक है, और इस तरह से उनका कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। हियर अगेन डायग्राम कि ये अब रिकवरी की तरफ इसको आ रहा है। सबसे पहले क्या हुआ एक्यूट हार्ट डैमेज के अंदर
कि सबसे पहले सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आई, रिफ्लेक्सेस जनरेट हुए, उसके बाद किडनी ने काम किया, किडनी ने क्या काम किया कि वो रिटेन कराया ताकि उसका कार्डियक आउटपुट बेहतरी की तरफ आए। ठीक है, मॉडरेट फ्लूइड रिटेंशन जो है ना कार्डियक फेलियर में ये बेनिफिशियल है, लेकिन होता क्या है कि अगर ये और भी रिटेन करना शुरू कर दे तो ये फाइनली इसको और खराब कर देगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यूरिनरी रिटेंशन है ना वो मॉडरेट हो तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा आगे नहीं होना चाहिए। इंक्रीज इन मीन सिस्टमिक प्रेशर करता है ये, जब ये फ्लूइड रिटेन करती है किडनी, इंक्रीजेस प्रेशर ग्रेडियंट and causing venous flow of blood towards the heart. Second, distend करती है veins को भी ये and reduce the venous resistance, allow them the more ease flow of blood to the heart. तो heart की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जाना है। If the heart is not greatly damaged, this increased venous can almost fully compensate for the heart's damage pumping ability. ठीक है, अब अगर वो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है तो ये तो उसको हेल्प आउट करेगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि अगर ये सिवियरली उसको रिटेन करे, retention in severe cardiac failure. In contrast to the beneficial effect of moderate fluid retention cardiac, the severe cardiac failure, extreme excess of fluid can have serious pathological, physiological consequences. हमें क्या जरूरत थी कि जी रीनल कंपनसेशन जो थी ना वो बहुत सिवियरली नहीं चाहिए थी, वो मॉडरेटली हो वो काफी है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि अगर एक्सेस फ्लूइड रिटेंशन होती ही जा रही है और कार्डियक फेलियर भी बड़ा शदीद वाला है तो फिर ये थोड़ा सा काम खराब करेगी। डैमेज हार्ट के ऊपर वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा, हार्ट ज्यादा ओवर स्ट्रेच करेगा, हार्ट और वीकन होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, पल्मोनरी एडिमा डेवलप होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, एंड एक्सटेंसिव एडिमा जो है वो बाकी के बॉडी के पार्ट्स में भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर हार्ट बिकम्स सडनली डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ एमआई, natural reparative processes of the body begin to help restore the normal cardiac function. एक तो कोलैटरल्स डेवलप होना शुरू हो जाती है, हमने कोलैटरल्स का भी जिक्र किया था कि कहीं पे स्कीमिया होगा, कोलैटरल्स बिगिन टू स्टार्ट। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हाइपरट्रॉफी इनिशियल जो है वो उसकी भी हाइपरट्रॉफी है, और वहां पे वो कार्डियक डैमेज जो हुआ वो जो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ चला जाएगा, वो हाइपरट्रॉफीड होके वहां पे वो कोलैटरल्स होके वो इन्फेक्टेड एरिया जो है वो कवर होता जाएगा। तो डिग्री ऑफ रिकवरी जो होती है ना एमआई से या मायोकार्डियल इंफार्क्शन या दिल के दौरे से डिपेंड करती है टाइप ऑफ कार्डियक डैमेज के ऊपर। ठीक है, वेरिंग फ्रॉम नो रिकवरी टू ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी, हो सकता है बिल्कुल रिकवरी ना हो और हो सकता है कंप्लीट रिकवरी। तो डिपेंड करता है कि वो डैमेज कितना था। एक्यूट एमआई, द हार्ट ऑर्डिनरी रिकवर्स रैपिडली ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज एंड वीक्स एंड अचीव मोस्ट ऑफ इट्स फाइनल स्टेट ऑफ रिकवरी इन 5 to 7 वीक्स। ठीक है, और एडिशनल रिकवरी तो फिर वो आगे ही चलती रहती है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कार्डियक आउटपुट कर्व और पार्शियल रिकवरी भी इसमें हम देखते हैं। पार्शियली रिकवर्ड हार्ट वीक और सो एक्यूट एमआई के बाद considerable fluid has been retained in the body and the tendency for the venous return increase markedly and the right atrial pressure rises even more. ये होती है पार्शियल रिकवरी वाला काम, इसका मतलब है फ्लूइड रिटेन हो रहा है अभी इसके अंदर। ठीक है, and the state of circulation is a normal cardiac output 5 लीटर होता है और atrial pressure जो है वो 6 millimeter of mercury से increase, otherwise the person who have essentially normal cardiovascular dynamics as long as he or she is still remain in rest. तो सब्जेक्ट जो एमआई के साथ होता है ना उनको हम बहुत ज्यादा रेस्ट एडवाइस करते हैं ताकि ये कंप्लीट रिकवरी के अंदर आ जाए। The cardiac output return to normal, renal output flood return normal, no further fluid retention, except that the retention of fluid have already occurred. जितनी हो चुकी थी वो उतनी काफी थी, moderate जो fluid retention थी वो उतनी काफी थी, लेकिन ये severely इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम compensated summary of the changes that occur after acute cardiac failure, तो summarize करें अगर हम इसको देखें dynamics of circulatory changes को, instantaneous effect on cardiac damage, compensation by the sympathetic nervous system आया कितनी देर के अंदर, 30 seconds to 1 minute के अंदर। क्रॉनिक कंपनसेशन में हमने देखा था कि हार्ट की रिकवरी हो रही है, रीनल रिटेंशन भी हो रही थी, और फाइनल स्टेज में हमने देखा कि कंपनसेटेड हार्ट फेलियर, वो कंपनसेटेड हार्ट फेलियर के अंदर भी था, लेकिन वो जो है वो फाइनल स्टेज का मतलब ये हुआ कि वो जो मॉडरेटली उसने जो फ्लूइड रिटेन कर लिया उसकी वजह से वो कंपनसेटेड हो जाए। लेकिन ये हार्ट फेलियर तो गया लेकिन कंपनसेट हो गई ये चीजें ना फाइनली, कि फ्लूइड रिटेन भी हुआ और फाइनली जब वो रिकवरी में आया तो वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली कंपनसेट करती चली गई हैं। ठीक है, मैक्सिमम पंपिंग एबिलिटी ऑफ पार्शियली रिकवर्ड हार्ट। ठीक है, एक तो वो हम देख रहे हैं कि जो पार्शियली रिकवर्ड हुआ उसकी कितनी जो एबिलिटी थी, ये डी में हम देख रहे हैं पार्शियली रिकवर्ड हार्ट है ये। ठीक है,
जिसमें हमने देखा कि सिंपैथेटिक ने भी काम किया, रीनल ने भी अपना काम किया, फ्लूइड रिटेन किया, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज किया, वीनस रिटर्न इंक्रीज किया, ठीक है। सो दीज पर्सन may not know they have a cardiac damage because the damage is often occurred as little at a time and then compensation occurred concurrently in a progressive stages of damage. तो वो compensation जो वो आस्ता आस्ता progressive stages में होती चली जा रही है, ठीक है। So when a person is in a state of compensated heart failure, any attempt to perform heavy exercise usually causes immediate return of the symptoms of acute heart failure. अभी तो ये देखो partially recover कर रहा है subject, तो उसको कोई एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये शुरू कर दिया तो फिर वो एक्यूट की तरफ चला जाएगा। एंड heart is not able to increase the pumping capacity to the level required for this exercise, and it is said that the cardiac reserve is reduced in compensated heart failure, ठीक है। और इनकी डायनामिक्स में कार्डियक फेलियर में हम देखें, सिवियर कार्डियक फेलियर में से डायनामिक्स में क्या आता है, सिवियरली डैमेज हार्ट हो, no amount of compensation either by the sympathetic or the fluid retention or excessively weakened heart pump or a normal cardiac output। तो अब यहाँ पर जो severely damaged heart है, ना sympathetic ने काम करना, ना fluid retention moderate होनी, वो severe ही होनी, उसने और उसका काम खराब करना। तो cardiac output cannot be rise high enough to make a kidney excrete normal quantities of fluid। fluid continue to retain हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा retain ही हुआ जा रहा है, and person develop more and more edema, state eventually leads to death, ठीक है। जिसे हम कह रहे हैं this condition is decompensated heart failure, and the major cause of decompensated is a failure of heart to pump sufficient blood to make the kidney excrete the necessary amount of fluid every day। तो ये हो गया डीकम्पनसेटेड। कंपनसेटेड में तो उसने क्या किया, कंपनसेट हो रहा है, मॉडरेटली रिटेन हुआ, सिंपैथेटिक्स ने काम किया, किडनी ने काम किया और आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर हुआ। लेकिन डीकम्पनसेटेड में क्या हुआ कि वो मॉडरेट से सिवियरली उसने फ्लूइड को रिटेन किया और फाइनली जो है वो हार्ट की पंपिंग एबिलिटी भी जो है वो कम हो गई। ये ग्राफिक एनालिसिस को भी आप छोड़ें, हम आगे चलते हैं। अच्छा, अगर ये डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में चला जाता है, ठीक है, तो आगे हम उसमें फाइनली देखते हैं कि क्या होता है। प्रोग्रेसिव रिटेंशन मोर एंड मोर फ्लूइड विच कॉजेस प्रोग्रेसिव एलिवेशन ऑफ मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर, elevation of right atrial pressure until finally the heart is so overstretched or edema that cannot be pumped even moderate quantities of blood, therefore fails completely, ठीक है। अब होता है क्या, one detect a serious condition or decompensated principally progressive edema है, एडिमा इन द लंग्स, और उसके लिए इसके लिए जो साउंड होता है ना वो बबलिंग रेज, क्रैकलिंग साउंड, ठीक है। और इन सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा डिस्निया होता है, सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसे हम कहते हैं एयर हंगर। लेक ऑफ एप्रोप्रिएट थेरेपी, अगर ये सब्जेक्ट डीकम्पनसेटेड में जा रहा है, आपने उसको थेरेपी नहीं दी तो ये सब्जेक्ट जो है उसकी डेथ भी हो सकती है। इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, कार्डियोटोनिक ड्रग्स देते हैं सच एज डिजिटालिस। ये क्या करती है, पंपिंग एबिलिटी ऑफ हार्ट को इंक्रीज करती है। दूसरा हम इसे डायूरेटिक्स देते हैं, डायरेटिक ड्रग्स, इंक्रीज किडनी एक्सक्रीशन, ताकि किडनी ज्यादा से ज्यादा जो है वो वाटर को जो है वो बाहर निकाले, वाइल एट द सेम टाइम रिड्यूसिंग वाटर एंड सॉल्ट इनटेक। हम सब्जेक्ट को 2 से 3 चीजें एडवाइज करते हैं, एक तो डिजिटालिस देते हैं, हार्ट की पंपिंग बेहतर हो, डायूरेटिक्स देते हैं, किडनी ज्यादा पानी बाहर निकाले, और फिर हम एडवाइज करते हैं सब्जेक्ट को कि जी वो पानी और सॉल्ट का इनटेक कम करें, ठीक है। बोथ मैटर स्टॉप द डीकम्पनसेशन प्रोसेस बाय रीएस्टैब्लिश द नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस, so at least as much fluid leaves the body as it enters, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इतना काफी है, हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और यहाँ तक कोई बात ना समझ आई हो तो बताइएगा मुझे, ठीक हो गया? कोई बात ना समझ आई हो स्टूडेंट्स?